हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज़। आज के वीडियो में हम पोस्ट गुप्त एंड साउथ इंडिया का जो टॉपिक है ये कवर करने वाले हैं। पोस्ट गुप्त इसके अंतर्गत हम मेनली हर्षवर्धन एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप जानते हैं ये जो टॉपिक है गुप्त डायनेस्टी के बाद आता है। अगर आप इनका मैप में देखेंगे कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो ये लेटर गुप्त से उनका पूरा इतना तक कॉन्फाइन हो गया था। पहले अगर आप देखते तो पूरे नॉर्थ इंडिया में गुप्तास का ही एडमिनिस्ट्रेशन था। आगे चल कर के धीरे धीरे छोटे नए साम्राज्य भी उभरने लगे थे। तो ये आपके मुखौरी शासक हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, वो लोग यहाँ पर रूल करते थे। उसके बाद ये जो चालुक्य डायनेस्टी वाले हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे, और ये पल्लव डायनेस्टी, और नीचे आपको चेर चोल पांड्य भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर सीरीज़ को। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो पाटलिपुत्र इनका कैपिटल था वो भी धीरे धीरे फेड होने लगा। पहले वो कितना ज़्यादा फेमस था, धीरे धीरे करके वो भी डाउन जाने लगा। उसके बाद कुछ नए उभरे, जैसे कि आप देखेंगे मुखौरी शासक, उसके बाद पुष्यभूति, ये लोग क्या है नए डायनेस्टीज़ यहाँ पे उभरने लगे, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो पुष्यभूति डायनेस्टी है यानी कि वर्धन डायनेस्टी, उसको सफलता हासिल हुई है। अब हम ये पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरी स्टोरी के फॉर्म में इसको समझते जाइए, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पुष्यभूति डायनेस्टी, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी इन्होंने थानेश्वर को बनाई थी, ठीक है। बाद में आगे चल करके इन्होंने कन्नौज चेंज कर दिया जब इन्होंने एक्सपांशन किया हर्षवर्धन ने, लेकिन शुरुआत में इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। इसकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। इसमें क्या है, इनके बाद एक दो और राजा है, लेकिन एक जो फेमस राजा आते हैं जिनसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो है, क्या नाम है उनका, अच्छे से याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं पे लिखा होगा चीज़ें, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। शुरुआत में ये लोग भी गुप्ताज के ही अंदर थे, उनके सामंत थे, लेकिन बाद में आगे चल कर के इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। प्रभाकर वर्धन, इनके दो बेटे और एक बेटी थी, ठीक है। बेटी का नाम राजश्री था और बेटे का नाम राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहीं से फिर आगे शुरुआत होता है। इनकी जो बेटी थी राजश्री, अधिकतर आप देखते थे आसपास वालों से क्या होता है, बना के रखना पड़ता है, इस वजह से वो लोग एक दूसरे में मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब कि शादी चलता था, इस टाइप का शादी हो जाती थी। ये जो इनकी बेटी थी राजश्री, इनका इन्होंने मखौरी शासक गृहवर्मा के साथ विवाह किया। अब इन्होंने विवाह तो गृहवर्मा के साथ कर दिया, षड्यंत्र भी होता है। गोंड शासक शशांक, उन्होंने क्या किया, मालवा के एक राजा थे देवगुप्त, दोनों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचाया कि इन्होंने मिल करके गृहवर्मा जो कि राजश्री के पति थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। जैसे ही इनकी हत्या कर दी, अब इनके भाइयों को इस बारे में सूचना मिली, ठीक है। अब राजा कौन बन गए थे, प्रभाकर वर्धन की जगह थानेश्वर की राजगद्दी पे जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन वो बैठे थे। राज्यवर्धन को जैसे ही पता चला वो आए यहाँ पर इनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने गृहवर्मा को मार करके देवगुप्त और शशांक ने इनकी जो वाइफ थी, मतलब कि इनकी बहन थी राजश्री, उसको बंदी बना करके रख लिया था इन्होंने। अब जैसे ही राज्यवर्धन यहाँ पे आए, इन्होंने ये जो देवगुप्त है इनको मारने में तो ये सफल रहे राज्यवर्धन, लेकिन जो ये शशांक है, गोंड शासक शशांक, इन्होंने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई, इनके जो भाई है हर्षवर्धन वो थ्रोन पर आए, मतलब कि वो राजा बने। उन्होंने अपनी बहन को बचाने में तो वो सफल रहे, और कहा जाता है कि उन्होंने जो ये शशांक है उनसे भी अपना बदला ले लिया, बट इसके लिए प्रॉपर सोर्स नहीं मिले हैं, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने फिर शशांक से बदला लेने का सोचा। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बहन को ढूंढा, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। उनकी बहन सती होने जा रही थी, उनको बचाने में वो सफल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। एक बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र करके, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। इसमें वो सक्सेस रहे। इनके टाइम पे ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग का आप नाम जानते हैं, बालार्जुन, ठीक है। बालार्जुन के टाइम पे वो छत्तीसगढ़ भी विजिट करने आए थे। उन्होंने मल्हार, ठीक है, सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी, आप अब जनरली पढ़ते ही हैं। उनकी यात्रा विवरण से हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बातें उनके बारे में लिखी थी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ बातें
शुरुआत में इनकी राजधानी ये थानेश्वर ही थी। आगे चल कर के इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। सबसे पहले हम किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके लिटरेसी सोर्सेस की बात करते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो बाणभट्ट का हर्षचरित। चरित का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जनरली अपने जो राजा होते हैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें जो है अच्छी तरह से लिखी जाती है। तो ये हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पूछा जाता है बाणभट्ट जो है वो किसके कोर्ट पोएट हैं, सो वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हैं। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा, हर्षवर्धन के बारे में ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से भी पता चलता है। और हर्षवर्धन की कुछ स्वयं की भी रचनाएं हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद इनका एक दूसरा नाम शिलादित्य भी इनको नाम दिया गया है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए किस धर्म का संरक्षण करते थे, सो ये महायान, हीनयान महायान दो होते हैं। ठीक है, महायान वाले क्या करते हैं, ये बुद्ध जी की मूर्ति उपासना करते हैं, उनको क्या है एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। और हीनयान वाले क्या है, उनको एक कॉमन पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी वो मूर्ति पूजन नहीं करते। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ये महायान और हीनयान में बेसिक डिफरेंस है, बाकी आपको डिटेल में उसके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग इनके बारे में देखोगे तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। और हर्षचरित के अलावा इन्होंने कादम्बरी, सुकनासोपदेश, ये दोनों उनकी अन्य रचनाएं हैं। कादम्बरी के बारे में पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बांसखेड़ा और मधुबन के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको परम महेश्वर कहा गया है। और ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो उस टाइम पे साउथ में भी आप देख रहे हैं ना, चालुक्य हो गए, ये लोग जो साउथ इंडियन की जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें भी इनको कहा गया है कि दक्षिण भारत का स्वामी, सकल कोसला, ठीक है, इनको कहा गया सकलोत्तरापथ। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आर्यवत मतलब कि आपको पता है नॉर्थ में क्या थे, आर्यंस आए थे, तो ऊपर जो जितना भी नॉर्थन पोर्शन है उसको आर्यव्रत कहा जाता है। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो उत्तर भारत के सभी राजा हैं सबको हर्षवर्धन ने धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया था। तो ये चीज़ भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने पंजाब, कन्नौज धीरे धीरे करके सभी इनके अधीन आ गए थे। उसके बाद इन्होंने जो वल्लभी के शासक हैं ध्रुवसेन द्वितीय, उनसे अपनी पुत्री का विवाह भी कराया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वल्लभी गुजरात हर्षवर्धन है, ठीक है, ह्वेनसांग ने लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन को कोई नहीं हरा पाता था एक्सेप्ट वन, इनको सबसे पहली बार, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है हर्षवर्धन को किसने हराया किसने हराया। सो पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी के चालुक्य के फेमस किंग है, फेमस रूलर हैं, उन्होंने इनको नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद 647 में फाइनली इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वाली जो हार है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद फाइनली आप लोग देखेंगे तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये क्या है, नाटक है, कुछ फेमस नाटक है जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये तीनों को आप अच्छे से नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इनको सकल कोसला उत्तरापथ भी कहा गया है, ठीक है, सकल कोसलाधिपति तो ये तीवर देव। और एक्चुअली क्या है, बार बार सीजी हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वही हैबिट बन चुकी है। सकल कोसलाधिपति है वो तीवर देव एवं पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है। ये क्या है, सकलोत्तरापथ मतलब कि दक्षिण उत्तर भारत का स्वामी। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। मथुरा इनके टाइम पे सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस था, वहाँ पे कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन होता था। उसके बाद गौड़ शासक शशांक है, आप जानते हैं ये बुद्धिज़्म को मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी उसको कटवा कर फेंकवा दिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ अन्य फैक्ट। अब नेक्स्ट हम हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन। तो आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिएगा, हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश मीडियम वाले इनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ है कि जैसे आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना लीजिए करिए, जो भी आप डायनेस्टी या रूलर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा किस टाइम पे ये रूलर का नेचर कैसा था या फिर ये किस तरीके से सोचता था। इनके टाइम पे जो पाटलिपुत्र और उस टाइम पे जो भी नगर होते थे ना, वैशाली वगैरह, वहाँ पे जो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब कि पहले बहुत अच्छा वहाँ पे व्यापार होता था, धीरे धीरे करके वो अपनी नीचे आने लगा था। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे ये जो धीरे धीरे करके यहाँ पे व्यापार की एक में गिरावट आई थी, उसके पीछे वजह क्या थी, ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका कारण मतलब बोला जाता है कि
बहुत सारी उसके लिए रीज़न्स थे। इन लोगों ने क्या किया था, जो भूमि थी उसको देना स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या था, इन लोगों को कैश में दिया जाता था जनरली सैलरी, तो इन लोगों ने भूमि उसकी जगह पे देना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन के ज़्यादा सिक्के इसीलिए कहा जाता है देखने के लिए नहीं मिले, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सामंतवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसके बाद आगे चल कर के हर्षवर्धन जो है वो काफ़ी अच्छे रूलर साबित हुए। उन्होंने अपना जो रूलर का जो पूरा एरिया है, कश्मीर को छोड़ करके लगभग उन्होंने पूरे उत्तर भारत को अपना बना लिया था। उसके बाद इनके जो सिक्के हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते, वो भी इनके बारे में पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। जो पुरोहित थे उनको सेवाएं देने के लिए उनको भूमि भी दान में दी जाती थी। ये निरंतर मतलब कि जो प्रोसेस था ये बढ़ते चला गया, ये जो ट्रेडिशन इन्होंने बनाया था, तो ये भी चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद ह्वेन-सांग ने अपने इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट की इनकम रहती थी, मतलब राज्य की आय रहती थी, उसको लगभग इन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब ये 4 पार्ट्स क्या थे, तो इसको आप अच्छे से समझिए। पहला जो होगा वो राज्य के खर्चे में, ठीक है, एक्सपेंसेस में यूज़ होगा, एक्सपेंसेस में। उसके बाद दूसरा जो है विद्वानों को देने के लिए यूज़ करेंगे। तीसरा क्या है, अधिकारी जो भी ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी वगैरह देने में, अन्य व्यवस्थाओं में यूज़ करेंगे। और चौथा जो है वो धार्मिक प्रयोजनों में। आप जानते हैं उस टाइम पे धार्मिक प्रयोजन कितने होते थे, यज्ञ वगैरह, तो उससे रिलेटेड ये चौथा होता था। तो ये चारों आप क्लासिफिकेशन भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम पे जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो कठोर थी। मतलब यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि डायरेक्ट राइट हैंड ही कटवा देते थे, उस तरीके का यहाँ पे इनका था प्रशासन। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। हर्षवर्धन के टाइम पे इनके पास मतलब कि कहा जाता है कि विशाल सेना तो थी, लेकिन जब भी इनको ज़रूरत लगती थी अपने सामंतों के थ्रू और भी सेना हायर कर लेते थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे, इनके पास इनकी जो थी डिसेंट्रलाइजेशन था इनके भी टाइम पीरियड में। इनके अमात्य मंडल थे, ठीक है, इनके जो मिनिस्टर्स थे इनकी हेल्प करते थे। जो भी इनको डिसीज़न लेना है तो उनको मतलब कि महासामंत या महाजन कहते थे। और जो राजा का पर डे का दिन है उसको ये 3 पार्ट्स में कर देता था। एक पार्ट में क्या है कि ये अपने पर्सनल वर्क करेगा, ठीक है, एक में प्रशासन संबंधित काम करेगा, और एक हमेशा उसमें धार्मिक कार्य करेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। आप समझ सकते हैं इसको, तो आप कॉमनली भी याद रख सकते हैं। प्रशासन का कार्य तो करना ही पड़ेगा, राजा है, पर्सनल वर्क तो होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो धार्मिक, उस टाइम पे धर्म का इतना महत्व है, सो एक ही धार्मिक हो गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने कन्नौज एवं प्रयाग में बुद्धिस्ट मीटिंग कराई थी, मतलब बुद्धि उस सभा का आयोजन किया था। आपको पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, सो कन्नौज एवं प्रयाग। तो यहाँ पे जो प्रयाग में इन्होंने एक सभा करवाई थी उसको महामोक्ष परिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और ये 5 साल में एक बार होती है, ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद इंसान जो है वो नालंदा में पढ़ने आते हैं, वहाँ पे बुद्धिज़्म का ज्ञान दिया जाता है, वो भी कौन सा, महायान। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, वहाँ पे क्या कौन सी शाखा को पढ़ाया जाता है, तो ये पढ़ाया जाता है। नालंदा कहाँ है, तो वो बिहार के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद हम आर्थिक एवं सामाजिक स्टेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे भूमि दान जो है ये सब एकदम ज़्यादा चालू हो गया था। उसके बाद यहाँ पे कृषि जो है वो मूल व्यवस्था थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब ये क्या है, सभी को भूमि दान वगैरह देंगे तो रेवेन्यू किससे आती है, एग्रीकल्चर से आती है। इसके कारण क्या हो गया, गांव में जनसंख्या का उनके ऊपर थोड़ा लोड बढ़ गया, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना है सबको, क्या है, सैलरी की जगह भूमि दे रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट करना है। तो एग्रीकल्चर पे क्या हो, लोड बढ़ गया था इनके टाइम पीरियड पे। उसके बाद यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो थी, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा था। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा कठोर था। आप देखते ना कि दंड व्यवस्था भी कठोर थी, या वर्ण व्यवस्था भी अच्छे से कठोर थी, बिल्कुल जन्म पर आधारित थी। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सो ब्राह्मण वर्ग जो है वो कुछ अन्य व्यवसाय भी अपनाने लगे। अब जो लोग भी थे, मतलब वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जिसको जो काम मिले वो करने लगे थे। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें राजपूतों का भी उदय हुआ था इस टाइम पीरियड में, आप लोग देखेंगे ना, तो राजपूत भी इसमें ग्रो किए थे। उसके बाद यहाँ पे जो वैश्यों की स्थिति है उनमें थोड़ी गिरावट आई थी। अब वो भी मतलब कि धीरे धीरे करके कृषि पर बाध्य हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड वेट का भी डिक्लाइन हो गया था। मैंने शुरू में ही बताया ना, इस टाइम पे ट्रेड जो था उनका धीरे धीरे गिरावट आ गई थी उसमें। उसके बाद
इसमें जो वैद्य शूद्र थे उनके साथ डिफ्रेंशिएट तो किया ही जाता था, उनको वेद वगैरह पढ़ने की अनुमति नहीं थी, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको दंड भी मिलता था। उसके बाद यहाँ पे अगर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आप देखेंगे तो जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स पता है सब लिख देना। सती प्रथा, बाल विवाह, उसके बाद यहाँ पे पर्दा प्रथा भी चलती थी, उसके बाद ये पुनर्विवाह, ये सब मना था। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना सफिशिएंट है। थैंक यू एवरीवन।